प्रणाम साथियों, मैं आपका साथी नीरज सिंह। साथियों, आज 14 नवंबर को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती को बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आज इस अवसर पे, बाल दिवस के अवसर पे, सभी बालकों को, सभी विद्यार्थियों को, सभी नौनिहालों को बहुत बहुत अभिनंदन। साथियों, जो आज विद्यार्थी अध्ययनरत हैं विद्यालयों में, उनसे मैं संवाद करना चाहता हूँ। संवाद इसलिए क्योंकि आज तमाम बालकों के, विद्यार्थियों के माता पिताओं का एक ही सपना होता है कि उनके नौनिहाल, उनके बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर बने। कुछ माता पिताओं की जो अभिलाषा अपने बच्चों को ब्यूरोक्रेसी में भेजने की होती है, उन्हें वो आईएएस पीसीएस बनाने का सपना बचपन से ही देखने लग जाते हैं। और ऐसे अवसर पे विद्यार्थियों से संवाद करना, बालकों से, छात्रों से संवाद करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। मैं उनके माता पिताओं से कहूँगा कि अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर बनाने का सपना ज़रूर देखिए, देखना भी चाहिए। लेकिन डॉक्टर, इंजीनियर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। वो सैचुरेशन की स्थिति में है, ढलाव की स्थिति में है। आईआईटी बॉम्बे जैसे संस्थान युवाओं का, उनके माता पिताओं का ये स्वप्न होता है उनका लड़का आईआईटीएन बने। लेकिन आईआईटी मुंबई की 2023-24 के सत्र की स्थिति इतनी भयावह रही कि उसके 25% छात्रों का कहीं भी प्लेसमेंट नहीं हो पाया। ये बात और है कि आईआईटी मुंबई के जो छात्र हैं, उसके जो एनुअल पैकेज, मैक्सिमम एनुअल पैकेज जो था, वो डोमेस्टिक भारत की किसी विद्यार्थी का मैक्सिमम जो पैकेज था, वो पैकेज था 1,68,00,000। जबकि बाहर के किसी विद्यार्थी का, विदेश के जो विद्यार्थी भारत में पढ़ते हैं, उनका जो मैक्सिमम पैकेज था वो 3,67,00,000, 3.67 करोड़ एनुअल था। जबकि उसके उलट जो निचले पायदान पे जो नीचे रह गए, वो अधिकतम, मतलब न्यूनतम 4 लाख रुपए था। करोड़ नहीं, 4 लाख रुपए, यानी कि महीने का 33.33 हजार रुपए की उनकी मंथली सैलरी थी। इसके उलट अगर हम चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात करें तो उनका जो टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो है, उसने जो छात्र को हायर किया, प्लेसमेंट लिया, उनका जो पैकेज था वो मात्र और मात्र 3,86,000 एनुअल, 3,86,000 रुपये एनुअल, यानी कि 32,000 कुछ रुपए पर मंथ के हिसाब से उनकी सैलरी थी। यही हाल डॉक्टर्स के हैं जो एमबीबीएस कर लेते हैं। करने के बाद सरकारी नौकरी में 25-30 हज़ार उनको मिलता है शुरुआती में उसमें। लेकिन अगर कोई प्राइवेट जगह भी है तो वो 40 से 50 हज़ार रुपये पर मंथ उनको मिल रहे हैं। ये बात और है कि जिस डॉक्टर की प्रैक्टिस अच्छी चल गई और वो लाखों करोड़ों में कमा रहा है। यही हाल नौकरियों की है। नौकरी 2, 4, 5 पदों के लिए भी अगर नौकरी का
कोई वैकेंसी निकल रही है तो उससे में लाखों लाख बच्चे उसके फॉर्म भर रहे हैं। तो ऐसे वक्त पे ज़रूरत है, अति आवश्यक है कि जो गार्जियन हैं, बच्चों के अभिभावक हैं, अपने बच्चों के लिए नए ढंग से कोई दूसरे सपने देखें, बड़े सपने देखें। बच्चों को भी ये ज़रूरी है कि सिर्फ चंद पैटर्न पे जाने के बजाय उसे अलग ढंग से सोचना पड़ेगा, उसे व्यापक रूप से सोचना पड़ेगा, उसमें आत्मविश्वास जगाना पड़ेगा कि वो कुछ बड़ा कर सकता है। इन नौकरियों के अलावा आज बड़े पूंजीपति या जो भी दूसरे वर्ग के लोग हैं, जो महानगरों के लोग हैं, वो नौकरियों से ज़्यादा कुछ शहरों को, दिल्ली जैसे शहर को छोड़ दिया जाए जहाँ ब्यूरोक्रेसी में घुसने का ज़्यादा रहता है, या ऐसे, तो आज जो बड़े महानगर हैं उनके कब्जे में हमारा उत्पादन का पूरा सिस्टम है। और इसी वजह से कोई उद्योगपति अपने लड़के की शादी में 50 अरब रुपए खर्च कर देता है, 50 अरब। और कहीं अपनी लड़की की ब्याह करने के लिए 1-2 लाख रुपए जुटाने के लिए भी उन्हें अपने खेतों को या तो गिरवी रखना पड़ रहा है या उसे बेचना पड़ रहा है। समाज में इतनी बड़ी खाई आ चुकी है, वो सिर्फ और सिर्फ उत्पादन के सिस्टम पे, आमदनी के सिस्टम पे कुछ परिवार विशेष का कब्जा हो गया। दूसरी तरफ हमारे माता पिता ये सोचते हैं कि वो सिर्फ हमारा बेटा नौकरी करेगा, उसे एक उद्यमी, उसे एंटरप्रेन्योर बनाने की नहीं सोचता है। उत्पादन के साधन पे हमारे बेटे का, हमारे बच्चे का अधिकार हो, कब्जा हो, ये भी नहीं सोचता। तो एक न एक दिन आपके बच्चे पलायन करके, आपको छोड़ के दूर जा बसेंगे किसी महानगर में, या महानगर को छोड़ वो विदेश में बस जाएंगे। तो ऐसे सुख का क्या लाभ, ऐसे सपने का क्या लाभ, जब बच्चों को आपकी ज़रूरत होती है, आपकी देखभाल करे, आपकी परवरिश मतलब सेवा करे आपका। तो ऐसे समय में आपके बच्चे कोसों दूर होते हैं और अनेक के बच्चे विदेश में हो रहे हैं। क्या फ़ायदा ऐसे धन का, ऐसे सपने का, जिसे ना आप एंजॉय कर पाए, ना आपका परिवार। आपका लड़का भी एक मशीन बन के इस दुनिया में भीड़ में ओझल हो जाए, आपसे दूर चला जाए। ऐसे नौकरी, ऐसे शिक्षा से भला क्या लाभ हो सकता है। इसलिए अभिभावकों को, माता पिताओं को नए ढंग से सपने देखने पड़ेंगे कि हमारा बच्चा हमारे नज़रों के सामने हो, हमारे साथ शाम हो तो हमारे नज़र के सामने भोजन करे, खाए, वो किस तरह से खाया, नहीं खाया, वो हम उसको अपने आँखों से देख सके। जब किसी परिवार का लड़का, उसकी बेटी जब नज़रों के सामने होता है तो उसका तो सुख कुछ ही और ही होता होगा। फिर क्यों ऐसे सपने आप बुनने पे लगे हैं और इस झूठी खुशी पे आप खुशी होते हैं कि हमारा बेटा मुंबई रहता है, बेंगलोर रहता है, हमारा बच्चा विदेश रहता है। क्या ये खोखला सुख नहीं है? इस सुखों का आप गांव पे बड़े बड़े महंगे महंगे मकान बना रहे हैं, उन घरों में रहने वाला कौन होता है? आप या आपकी बूढ़ी? माता पिता के अलावा उस घर में बच कौन जा रहे हैं? आप जब बीमार होते हैं, आप जब बुरे वक्त में होते हैं तो दूसरों का आसरा लेना पड़ता है। तो नए ढंग के सपने हमें देखने पड़ेंगे। और ये जो
भयानक खाई पैदा हो रहा है, क्षेत्रीय असंतुलन पैदा हो रहा है। महानगरों में सांस लेने को हवा नहीं, और गांव जहां सुख शांति हवा मौजूद है वहां रहने को लोग नहीं। ऐसे विकास का क्या फायदा, ऐसे सपने का क्या फायदा। तो साथियों, न सिर्फ उत्पादन के सिस्टम पे हमारे लड़के का, हमारे परिवार का, हमारे बच्चों का कब्जा हो, और वो उत्पादन सिस्टम हमारे पास हो, हमारे गांव में हो, हमारे करीब हो, ये सोचना पड़ेगा। जब तक उत्पादन के सिस्टम पे गांव के लोगों का, गांव के युवाओं का अधिकार नहीं होगा, तब तक एक जगह 50 अरब रुपए की लड़के की शादी होगी, दूसरी तरफ 1-2-3 लाख रुपए खर्च करने के लिए भी हमारे पुरखों की अर्जित संपत्ति को या तो गिरवी रखनी पड़ेगी या बेचना पड़ेगा। ये कटु सत्य है। और वो भी हमारा लड़का दिन में 18-18 घंटा मेहनत करके अपने लिए कुछ बचा पाएगा, लेकिन उसके सुख को बांटने के लिए, उस सुख को जो भी थोड़ा सा अपने समय को, अपने को बेच के जो सुख खरीदता है, उसे एंजॉय करने के लिए हम उसके साथ नहीं होंगे, या वो हमारे साथ नहीं होता है, हमसे बहुत दूर होता है। दूसरी बात, समाज में वैज्ञानिक सोच पैदा करना पड़ेगा। हम कहते तो हैं कि हमारा लड़का विज्ञान पढ़ता है, या एक युवा ये दावा करता है, विद्यार्थी, कि मैं विज्ञान पढ़ता हूँ, लेकिन साथियों, विज्ञान पढ़ना और वैज्ञानिक सोच पैदा करना, या वैज्ञानिक ढंग से विचार करना, तार्किक ढंग से विचार करना, तार्किक होना, इस दोनों में बहुत अंतर है। यदि ये अंतर नहीं होता तो विज्ञान की पढ़ाई करने वाला हमारा छात्र, हमारा युवा अतार्किक बातों पे, मिथ्या बातों पे, अवैज्ञानिक बातों पे जो कहानियाँ गढ़ी गई, हो सकता है किसी कारणवश कहानी गढ़ी हो, हमारे पूर्वजों ने, या जिन्हें हम ऋषि मुनि कहते हैं, जिन्हें हम विचारक कहते हैं, किसी और उदाहरण को समझाने के लिए कहानी गढ़ा हो, लेकिन आज तो इस कहानियों पे हमारी घोर अटूट विश्वास है, और उसके विपरीत सोचने पे हमें कह दिया जाता है कि हमारे आस्था से खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं विज्ञान पढ़ने वाले विद्यार्थियों से ये सवाल करना चाहता हूँ कि क्या किसी व्यक्ति के शरीर में किसी जानवर का सिर सेट किया जा सकता है? क्या कोई व्यक्ति सूरज को लील सकता है, घोंट सकता है? क्या कोई व्यक्ति छलांग मार के समुद्र को पार कर सकता है? ये प्रश्न है उन विज्ञान पढ़ने वाले छात्रों से। वो विचार करे और बताए कि क्या उनका मेडिकल साइंस कभी इस स्तर का विकसित रहा होगा, या होगा कि मनुष्य के शरीर में किसी जानवर का सिर को सेट कर दे। कोई व्यक्ति सूरज को घोट जाए, कोई व्यक्ति समुद्र को सुखा दे, कोई व्यक्ति समुद्र को लांघ जाए। ये मैं प्रश्न उन विज्ञान के तमाम विद्यार्थियों के सामने खड़ा करना चाहता हूं, जो कहते तो हैं कि मैं विज्ञान पढ़ता हूं, लेकिन उनकी आस्था उन कहानियों पे है जो कहानी कहती है कि किसी का सिर कट गया तो किसी ने, दूसरे ने, उसके पिता ने या उसके और किसी चाहने वाले ने उसके सिर में हाथी के सिर को सेट कर दिया जाए। मैं विज्ञान पढ़ने वाले उन विद्यार्थियों से ये प्रश्न कहना चाहता हूँ कि कैसे कोई पहाड़ को हाथ में उठा के ले आ सकता है? कैसे कोई हनुमान
सूर्य को लील गया, घोट गया। ये इन अतार्किक अवैज्ञानिक बातों के रहते हुए क्या कोई व्यक्ति कह सकता है कि मैं सोच वैज्ञानिक है, मैं वो साइंस पढ़ रहा है? क्या वो कह सकता है कि मैं अंधविश्वासों पे विश्वास नहीं करता, भरोसा नहीं कर सकता? क्या आज की शिक्षा हमें वैज्ञानिक बना रही है, हमारे सोच में तार्किकता ला रही है? ये तमाम प्रश्न हैं। आज के युवाओं के सामने एक और तर्क है कि ये छद्म राष्ट्रवाद की जो कहानी गढ़ी गई कि देश मजबूत हो रहा है, उसकी भी सच्चाई को जानने का वक्त है। आज अब भारत की स्थिति ये है कि उसका रुपया दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता जा रहा है। रुपए की स्थिति ये है कि $1 की कीमत 84 रुपये 47 पैसे के बराबर हो गया है। आज भारत के केंद्रीय बजट का 24% 25% जो हिस्सा है बजट का, वो सिर्फ और सिर्फ ब्याज अदायगी में जा रहा है। क्या ये देश मजबूत हो रहा है? इस देश की मजबूती के लिए हम युवाओं को, विद्यार्थियों को, बालकों को एक सोच पैदा करना पड़ेगा, एक सपना बुनना पड़ेगा कि देश को मजबूत बनाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या करना पड़ेगा। इन खोखले छद्म राष्ट्रवादियों के बरस हम ये सोचना पड़ेगा विद्यार्थियों को कि भारत का रुपया कैसे मजबूत हो। बगैर रुपए की मजबूती के, बगैर ऋण चुकता के ये देश मजबूत नहीं हो सकता। साथियों, ये चुनौती है, युवाओं, ये चुनौती है। आपको इसे स्वीकार करना पड़ेगा कि आने वाले भविष्य में भारत के रुपए को इन नेताओं के झूठे बातों से इतर ये सोचना पड़ेगा। साथियों, तमाम बातों के अलावा हमें सामाजिक विषमता से भी लड़ना पड़ेगा। भारत के इतिहास, सभ्यता का इतिहास 5000 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। इन 5000 साल में जो 9वीं 10वीं शताब्दी से पहले इस देश में सामाजिक विषमता नहीं थी, सामाजिक छूअछूत नहीं था, वर्ण भेद नहीं था, वर्ण का प्रचलन नहीं था। लेकिन भारत के इतिहास में 9वीं शताब्दी के मध्य से कुछ गड़बड़ होता है। कुरीतियां और अंधविश्वास उस संस्कृति को पकड़ लेता है और तमाम अजीब अजीब तरह की कहानियां गढ़ी गई, असत्य फैलाया गया, भारत की संस्कृति पर पर्दा डाल दिया गया, उसके ज्ञान विज्ञान पर पर्दा डाल दिया गया। मसलन एक अंधविश्वास ये फैलाया गया, एक झूठ ये फैलाया गया कि भारत की सबसे प्राचीन भाषा, भारत का ही नहीं, वो तो कहने वाले दुनिया का कहते हैं कि संस्कृत भाषा है। ये सरासर झूठ है, असत्य है। भारत की संस्कृति सम्यक संस्कृति रही है। भारत की संस्कृति वर्णवादी नहीं रही है, छुआछूत वाली नहीं रही है, स्पृश्यता वाली नहीं रही है। भारत की सम्यक संस्कृति थी। तो भारत का ज्ञान विज्ञान उच्च कोटि का था। भारत ने उस काल में दुनिया को बहुत कुछ दिया। लेकिन 9वीं शताब्दी के मध्य के बाद से भारत पाखंडवाद से, अंधविश्वास से ग्रसित हो गया। किसी जाति विशेष के लोग, किसी वर्ण विशेष के लोगों का भारत की सभ्यता और संस्कृति पर अधिकार हो गया, एकाधिपत्य हो गया। उसके बाद से भारत में तमाम तरह की खाइयाँ पैदा हो गई, विषमता पैदा हो गई, समाज कमज़ोर हो गया। समाज इतना कमज़ोर हो गया
कि कुछ 100 लोग आते थे विदेश से, बाहर से, और भारत में अपना राज्य स्थापित कर लेते थे, भारत में अपना सत्ता जमा लेते थे, भारत में अपने ज्ञान विज्ञान का प्रसार करने लग जाते थे। इसी क्रम में तमाम जातियां आईं, और इसी क्रम में जब भारत कमज़ोर हुआ तो अंग्रेज़ भी आए। लेकिन उनके आने के बाद से कुछ बुराइयां हुई तो कुछ अच्छी भी बातें हुई। उन्होंने भारत के ज्ञान को दोबारा पुनर्जीवित करने की कई खुदाई की, कई अध्ययन किए। उनके अध्ययनों के बाद से, उन खुदाइयों के बाद से लोगों को ये पता चला कि भारत की सभ्यता सम्यक सभ्यता रही है, बौद्ध संस्कृति रही है। प्राचीन भाषा भारत की संस्कृत नहीं बल्कि पाली रही है भाषा, और उसकी लिपि धम्म लिपि रही है। और यही धम्म लिपि का क्रमिक विकास होते होते देवनागरी लिपि बनी, और इसी देवनागरी लिपि के माध्यम से संस्कृत का सामने आया, संस्कृत का विकास हुआ, जो पाली भाषा को ही संस्कारित करके संस्कृत भाषा बनी। लेकिन उस भाषा के बाद से कुछ लोगों का उस पर, हालांकि ये बौद्ध सभ्यता का ही, बौद्ध संस्कृति की ही देन थी कि संस्कृत भाषा आई। शुरुआत में बौद्ध साहित्य का ही लेखन हुआ। कई विद्वान ये मानते हैं कि ये मिश्रित भाषा है, पिजन भाषा है, जो पाली भाषा और ईरानी भाषा मिलके एक संस्कृत भाषा। जब ये बाहर के लोग आए इस देश में तो उनके बोलने के लिए एक माध्यम चाहिए था भाषा, तो इस देश की भाषा और बाहर की भाषा दोनों को मिलके एक भाषा का निर्माण हुआ जिसे संस्कृत भाषा कहते हैं। लेकिन कालांतर में संस्कृत भाषा पे एक जाति विशेष का आधिपत्य हो गया, और उस आधिपत्य के माध्यम से उसने दूसरे जाति को हीन बताया, अपने आप को ब्रह्मा के मुख से श्रेष्ठ बताया। और यही कारण है कि आज दूसरे जाति के लोग कितना भी पढ़ लिख जाए, योग्य हो जाए, आगे बढ़ जाए, संस्कारित हो जाए, विद्वान हो जाए, ज्ञानी हो जाए, ब्राह्मण उसे जन्मना नीच ही मानता है। जन्मना नहीं, वो तो उस पर ठप्पा दे दिया कि तुम फला जाति में रहोगे, नीच ही रहोगे। हालांकि संविधान हमें समता का अधिकार देता है, लेकिन अभी भी ये गुलामी के, मानसिक गुलामी के अवशेष बचे हुए। तो युवाओं को, विद्यार्थियों को इस जन्मना वर्ण भेद के खिलाफ भी एक विद्रोह करना पड़ेगा। विद्रोह की एक मानसिकता उन पे पैदा करना। विद्रोह मतलब ईर्ष्या द्वेष नहीं, हमें किसी से ईर्ष्या नहीं करनी, हमारी संस्कृति किसी से ईर्ष्या करना नहीं सिखलाता। लेकिन हम अपने आप में एक श्रेष्ठता का बोध हमें भरना है कि इस धरती पे आने वाला हर व्यक्ति समान है, पैरेलल है, समानांतर है। जाति से, जन्म से कोई भी ऊंचा नीचा नहीं होता, वो सारा बराबर है। ये जो समाज, ये जो मनुवाद कहता है, और आज का तथाकथित कि ऊपर वाला ब्रह्मा के मुख से पैदा होता है, फिर भुजाओं से, फिर उदर से, फिर नीचे वाला जो शूद्र है वो पाँव से, ये थ्योरी को हमें अमान्य करना पड़ेगा एक एक व्यक्ति को। और हमें पुनः सम्यक संस्कृति की ओर, जहां सबको बराबर समझता है, जन्मना भी बराबर समझता है, कोई भेदभाव नहीं, और सारे कर्म को बराबर समझता है। ऐसे इस समाज की स्थिति को हमें लाना है। इसलिए विद्यार्थियों को आपसे ही उनके मन में इस श्रेष्ठता का बोध भरना पड़ेगा कि तुम चाहे किसी भी जाति में पैदा हो, मनुष्य जन्म लेना ही एक श्रेष्ठ कार्य है, एक श्रेष्ठ घटना है। आप सब श्रेष्ठ है, सब बराबर है, सबको तरक्कित करने का अधिकार है, सबको आत्मविकास करने का अधिकार है, और सबको पूरी क्षमता के साथ उत्थान करने का सबको अधिकार है, सामाजिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी, राजनीतिक रूप से भी। और ये बीज विद्यार्थियों में, युवाओं में शुरू से ही, बालकों में शुरू से ही
इस बात का विजय रोपण करना पड़ेगा कि तुम्हें बड़े होके अपने आप को किसी से नीच नहीं समझना। कोई श्रेष्ठ नहीं, सब श्रेष्ठ हैं, और तुम्हें आगे बढ़ना है और खुद से बढ़ना है। मैं बच्चों को अगर कहता हूं कि मेरा आशीर्वाद है तुम आगे बढ़ जाओगे, तो इससे बड़ा झूठा कुछ नहीं हो सकता। किसी के आशीर्वाद से कोई आगे नहीं बढ़ता। बढ़ने के लिए खुद संघर्ष करना पड़ता है। बढ़ने के लिए खुद का दीप स्वयं में जलाना पड़ेगा, अपने अंतःकरण को जगाना पड़ेगा, और रोम रोम को में एक चेतना भरनी पड़ेगी। यही बात गौतम बुद्ध कहते हैं। धन्यवाद। आप सबको बाल दिवस की ढेर सारी बधाइयाँ। भवतु शवो मंगलम।